बैंकिंग के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों के जो फिशर का समीकरण है मुद्रा के परिणाम सिद्धांत में। फिशर का समीकरण जो आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि P इज़ इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। यहाँ m का मतलब होता है प्रचलन में मुद्रा, P का मतलब है सामान्य कीमत स्तर, यानी कि जो वस्तुएं हैं या सेवाएं उनका औसत मूल्य, जिसको हम सामान्य कीमत स्तर बोलते हैं। m का मतलब है प्रचलन में मुद्रा, और v का मतलब है कि जो मुद्रा प्रचलन में है, इसमें सिक्के और करेंसी नोट आते हैं, इनकी चलन गति क्या है। और m डैश का मतलब है चलन में साख मुद्रा की मात्रा, यानी कि चेक, ड्राफ्ट, विनिमय विपत्र, ये प्रचलन में कितना है। और इनकी भी साख मुद्रा की चलन गति कितनी है, ये v डैश से रिप्रेजेंट होता है। t का मतलब है व्यापार या सौदों की मात्रा किसी अर्थव्यवस्था में। तो आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, सामान्य कीमत स्तर बराबर कुल वास्तविक मुद्रा गुणे चलन गति। चलन गति ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना, ये चलन गति लिखने का तरीका ही एक ही शब्द है, केवल चलन गति। कुल वास्तविक मुद्रा गुणे चलन गति माइनस साख मुद्रा गुणे चलन गति। ठीक, तो ये साख माइनस मुद्रा नहीं है, साख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी। ओके, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, चलन गति डैश। तो फिशर के समीकरण को आप अगर चाहें तो ये टी जो है ये इधर ले ला सकते हैं, तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो एम पी इंटू टी हो गया, और इधर कितना बचा, एम वी प्लस एम डैश वी डैश। कीमत स्तर तथा मुद्रा के मूल्य का परिमाण पर निर्भर होना, इसे हम समझने की कोशिश थोड़ा सा करें। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, जो समीकरण है फिशर का, इसमें ये मान लिया जाता है कि जो वेलोसिटी ऑफ वास्तविक मुद्रा यानी कि वास्तविक मुद्रा की चलन गति है, और जो साख मुद्रा की चलन गति है, ये स्थिर रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। टी में भी अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि सारी चीज़ों को अगर अपरिवर्तनीय यानी कि स्थिर मान लिया जाए, तब m तथा m डैश के बीच भी एक निश्चित अनुपात हो जाता है। ठीक है, m तथा m डैश यानी कि मनी इन सर्कुलेशन एंड क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन, दोनों के बीच में भी एक निश्चित अनुपात ही होता है। तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें स्थिर रहती हैं अगर। तो इस स्थिति में मुद्रा के परिमाण तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, यानी कि P में होने वाले सभी परिवर्तन M में होने वाले परिवर्तन के कारण ही होते हैं। यानी कि M में वृद्धि करने पर सामान्य कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाएगा तथा मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। ठीक इसके विपरीत, अगर M में कमी करी जाए तो P उसी अनुपात में कम होगा, यानी कि सामान्य कीमत स्तर उसी अनुपात में कम होगा और मुद्रा का मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, यदि प्रचलन में मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य यानी कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वह आधी रह जाएगी, और सामान्य कीमत स्तर जो होगा वह दुगना हो जाएगा। अगर इसके विपरीत देखें कि मुद्रा की मात्रा हम दुगनी की जगह आधी कर दें, तो मुद्रा की क्रय शक्ति जो होगी वो दुगनी हो जाएगी और कीमत स्तर आधा रह जाएगा। इसी चीज़ को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। प्रथम स्थिति आपने जानी थी क्या? मान लीजिए कि M यानी कि मनी इन सर्कुलेशन 4000 है, M डैश यानी कि क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन 2000 है, वेलोसिटी ऑफ रियल मनी इज़ 20, और जो क्रेडिट मनी है उसकी वेलोसिटी है 10, ट्रांजैक्शंस 10,000 हैं। तो अगर आपको निकालना है मूल्य, तो मूल्य कैसे निकलेगा, m इंटू वी यानी कि 4000 गुणे 20 प्लस m डैश इंटू वी डैश यानी कि 2000 गुणे 10 और बटे ट्रांजैक्शन 10,000। तो ये 10 रुपये, सामान्य कीमत स्तर कितना आया, रुपये 10। ठीक है, देखिए निष्कर्ष इन्होंने बताया भी है कि वस्तु की एक इकाई का मूल्य 10 रुपये होगा, अर्थात मुद्रा की एक इकाई का मूल्य 1/10 होगा, यानी कि 0.1 वस्तुएं, रुपए नहीं, मुद्रा का मूल्य वस्तुओं या सेवाओं में मापा जाएगा।
तो दूसरी स्थिति की मुद्रा की पूर्ति अगर हम दुगुनी कर दें, तो मुद्रा की पूर्ति दुगुनी अर्थात यदि मुद्रा m और m डैश की पूर्ति को दुगुना कर दिया जाए तो v डैश तथा t के स्थिर t यानी ट्रांजैक्शन के स्थिर रहने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए केवल और केवल क्या किया गया है, m और m डैश यानी कि रियल मनी एंड क्रेडिट मनी, इनको केवल दुगुना किया गया है। ये पहले कितनी थी, 4000 और 2000, अभी कितना किया, 4000 की जगह 8000 किया और 2000 की जगह 4000 किया। बाकी सब सेम वही है, वेलोसिटी ऑफ रियल मनी, वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी एंड ट्रांजैक्शन, ऑल दीज 3 वेरिएबल्स आर द सेम। देन यू कैन सी द प्राइस इज़ 20। कैसे हुआ, मुद्रा की मात्रा जो है वो बढ़ा दी गई है तो प्राइस जो है वो दुगना हो गया है। और ऐसे में अगर आप मुद्रा का मूल्य निकालें एक इकाई का तो 1/20 यानी कि 0.05 वस्तुएं होगा, यानी मुद्रा का मूल्य घटकर पहले से आधा रह जाएगा। एक तीसरी अवस्था देखें, तीसरी अवस्था में मुद्रा की पूर्ति को आधा किया गया है। तो 4000 जहाँ था वहाँ 2000 रखा गया, जहाँ 2000 था वहाँ 1000 रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि मुद्रा का जो जनरल प्राइस लेवल है वो 5 रुपये रह गया और मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ गया है, वो 0.2 हो गया, यानी कि पहले से 2 गुना। इसी चीज़ को एक रेखा चित्र से स्पष्ट किया गया है कि तीनों सिचुएशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं बता दूं आपको, यहाँ नीचे मुद्रा की पूर्ति है, ऊपर कीमत स्तर है। तो पहली सिचुएशन ये थी, अगर आप इसे m माने और इसे आपने p माना है, अगर आप मुद्रा की जो पूर्ति है वो आधी कर दें तो आप देख सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन इस 45 डिग्री की ये प्राइस लाइन है, बेसिकली इसे क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन, मूल्य रेखा, ये 45 डिग्री एंगल से बनाई जाती है। अगर मुद्रा की मात्रा जितनी थी उससे आधी कर दी जाए तो आप देखते हैं कि ये इसको यहाँ काटती है और इसके पहले जब आप लाइन खींचेंगे तो P2 यानी आपका प्राइस जो है वो घट करके आधा रह जाता है। अगर मुद्रा की आप जो मात्रा है वो दुगुनी कर दें तो इसका ये वाला जो इसका लंब होगा, ये इसे जहाँ कट करेगा मूल्य रेखा को, वहाँ से एक कॉम्बिनेशन हम लेंगे तो ये P1 आएगा। ये इस प्राइस का डबल है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना। ठीक, तो ये यही एक सिद्धांत है जो आपको समझना था बेसिकली। मुझे लगता है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। ये दरअसल एक वक्र है जिसमें मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर का रिलेशन बताया गया है। एक दूसरा वक्र है जहाँ पे मुद्रा की पूर्ति तो दी गई है मगर मुद्रा के मूल्य के साथ उसका रिलेशन बनाया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये अगर मुद्रा की पूर्ति रखी जाती है तो मुद्रा का जो प्राइस है वो कितना है, वो प्राइस आप देख सकते हैं वो है 1/P। P का मतलब होता है सामान्य कीमत स्तर। तो जो मुद्रा का मूल्य होता है वो रेसिप्रोकल होता है P का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, यानी कि उल्टा होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये 1/P है और जैसे ही आपने मुद्रा की मात्रा बढ़ाई वैसे ही इसका जो मूल्य है वो घट करके इसका आधा रह गया मात्र, है ना, ये केवल इतना रह गया। ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ से जब आप लाइन खींचेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये आपका नया प्राइस आएगा 1P1। और अगर आप मुद्रा की मात्रा m से घटा करके m2 कर दें तो आप पाएंगे कि ये इसको यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ से जो आप लाइन खींचेंगे वो होगी 1/P2। तो आप जैसे ही देख रहे हैं मुद्रा की पूर्ति को आप m से घटा के m2 यानी कि आधा करते हैं, वैसे ही प्राइस 1/P से बढ़ करके 2 गुना हो जाता है 1/P2। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, इसका यही थ्योरी पूरा इसमें समझाया गया है जो मैंने अपने शब्दों में बोल दिया है। आप इसे समझेंगे, अगर कोई समस्या है तो प्लीज़ पूछेंगे। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं मैं आपको ये भी बता दूं और उसके बाद में आज का ये वीडियो लेक्चर पूरा करेंगे। अभी जो भी समय है हमारे पास उसके अनुसार अगले 5-6 मिनट में इस बात को पूरा कर लेते हैं। देखिए मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि व्यापार और सौदों की मात्रा स्थिर रहेगी। आप देख सकते हैं पीछे आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े उसमें ट्रांजैक्शन 10,000 थे और वो 10,000 ही रहे अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है ना, रुपए नहीं, सॉरी, 10,000 ट्रांजैक्शंस। ओके, तो ये सेम रहेंगे ऐसा माना जाता है। अल्पकाल में ट्रांजैक्शन सेम रहते हैं। वस्तु विनिमय के सौदों की मात्रा का स्थिर होना,
ठीक है। यह मान लिया जाता है कि देश में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित नहीं है। यदि यह प्रणाली प्रचलित में है भी तो उसके सौदों को स्थिर मान लिया जाता है। यदि किसी वस्तु विनिमय के सौदों में परिवर्तन होता है तो बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो पहली बात तो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो स्थिर रहेंगे, ये माना जाएगा, वो अनचेंज्ड होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे, नॉन मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात आती है कि वस्तु विनिमय के सौदे या तो होंगे नहीं, उस अर्थव्यवस्था में हो नहीं रहे होंगे, या अगर हो भी रहे हैं तो उनकी भी मात्रा स्थिर रहेगी। तीसरी जो मान्यता है जिसके आधार पर ये माना जाता है कि ऐसा होगा तभी ये सिद्धांत जो है ये लागू होगा, तभी ये जो बात कही जाती है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ा देने से वस्तुओं का मूल्य दुगुना हो जाएगा, जितना बढ़ाओगे मतलब उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, मुद्रा की मात्रा घटाने से वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो उसी अनुपात में घट जाएगा और मुद्रा के मूल्य पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा उसी अनुपात में। लेकिन ये तब होता है जब आपने अभी जो दो सुनी उसमें सुना कि व्यापार के जो सौदों की मात्रा है वो स्थिर रहे, ट्रांजैक्शन सेम रहें, और वस्तु विनिमय के सौदे या तो हो ही ना रहे हों या अगर हो रहे हैं तो वो स्थिर रहें। चलन मुद्रा तथा साख मुद्रा का अनुपात स्थिर रहना। देश में चलन मुद्रा की एक मात्रा होती है रियल मनी और एक क्रेडिट मनी होती है। ये माना जाता है कि रियल मनी और क्रेडिट मनी दोनों का जो रेशियो है, अगर ये 3:2 है तो ये सेम रहे, अनचेंज रहे। मुद्रा की चलन गति भी स्थिर रहे, वेलोसिटी ऑफ मनी, चाहे वो साख मुद्रा हो चाहे रियल मनी हो। कीमत स्तर का निष्क्रिय तत्व होना। इस बात को समझ लीजिए कि समीकरण में कीमत स्तर सामान्य एक निरपेक्ष या निष्क्रिय तत्व है। यह स्वयं समीकरण के दूसरे तत्वों से प्रभावित होता है लेकिन स्वयं दूसरे तत्वों पर अपना कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ऐसा माना जाता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कीमत स्तर भी बाकी चीज़ों पर प्रभाव डालता है, लेकिन यहाँ ये माना गया है इस सिद्धांत के बनाने वालों के द्वारा कि कीमत स्थिर निष्क्रिय तत्व है, वो किसी भी दूसरी समीकरण पे, चाहे वो मुद्रा की मात्रा हो, चाहे वो क्रेडिट मनी की मात्रा हो, चाहे वेलोसिटी ऑफ मनी हो, चाहे वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी हो, चाहे ट्रांजैक्शन हो, कीमत स्तर इन पे कोई असर नहीं डालता है, ऐसा माना जाता है। यह भी माना जाता है कि मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के मूल्य संचय कार्य की इस सिद्धांत में उपेक्षा की गई है। इसमें मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना गया है, मूल्य संचय का कार्य इसमें देखा नहीं गया है। मुद्रा की मात्रा का सक्रिय होना। फिशर ने मुद्रा की मात्रा में उसी मुद्रा को शामिल किया है जिसका लेन देन में प्रयोग होता है, जो सक्रिय होती है। संग्रहित मुद्रा को मुद्रा की मात्रा में शामिल नहीं किया गया है। मुद्रा की मात्रा का सक्रिय होना। फिशर ने मुद्रा की मात्रा में उसी मुद्रा को शामिल किया है जिसका लेन देन में प्रयोग होता है। ठीक है, जो लोगों के पास बक्से में तिजोरी में बंद रखी है महिलाओं के पास घर की, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। पूर्ण रोजगार। कीन्स से मानते हैं फिशर ने अपने सिद्धांत को पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित किया है। इन्होंने माना है कि देश में पूर्ण रोजगार है। अच्छा, दीर्घकाल क्या है? फिशर का सिद्धांत दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग पीरियड पर आधारित है। दीर्घकाल में मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में उचित समन्वय स्थापित होता है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जिस पे फिशर का परिमाण सिद्धांत आधारित है। इन मान्यताओं के कारण ही संभवतः और भी कई कारणों से फिशर की सिद्धांत की आलोचना भी होती है। उसका कारण है कि क्या क्या कारण हैं हम इन्हें जानेंगे। जिन लोगों ने आलोचना की है उनमें कीन्स आते हैं, क्राउथर आते हैं और हॉम आते हैं। ये अर्थशास्त्री फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक पक्षीय सिद्धांत है, क्योंकि इस सिद्धांत में मुद्रा के मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है। बल्कि फिशर ने मुद्रा की मांग को स्थिर मान लिया है, कीमत निर्धारण में मांग के प्रभाव को ही कंसिडर नहीं किया, बिल्कुल समाप्त कर दिया है। उनके विचार में केवल मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। इस प्रकार यह सिद्धांत एक पक्षीय है, वन साइडेड है। मुद्रा की मांग को बिल्कुल भी उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक तो ये सिद्धांत के आलोचना का आधार है। दूसरा है कि अल्पकालीन समस्याओं की उपेक्षा। क्योंकि फिशर ने दीर्घकालीन विश्लेषण प्रस्तुत किया है तो उन्होंने अल्पकाल में क्या क्या समस्याएं आती हैं उन पे ध्यान नहीं दिया। कीन्स कहते हैं कि दीर्घकाल में हम सबकी मृत्यु हो जाती है, अतः इस सिद्धांत की कोई व्यवहारिक उपयोगिता ही नहीं है। तीसरा आता है कि मुद्रा के मूल्य संचय कार्य की उपेक्षा। इस सिद्धांत में मुद्रा को केवल विनिमय के माध्यम के कार्य को ही महत्व दिया गया है और इसके मूल्य संचय संबंधी कार्य की एकदम उपेक्षा की गई है, जो कि गलत है, क्योंकि कीन्स ने अपने ब्याज सिद्धांत में मुद्रा के मूल्य संचय कार्य पर भी ध्यान दिया है। तो इस दृष्टि से
कीन्स का जो ब्याज सिद्धांत है वो इस पे एक कदम बढ़त बना के रखता है, लेकिन कुछ चीज़ों में फिशर का ये सिद्धांत बहुत आगे है। चलिए एक दो पॉइंट्स और पढ़ते हैं। आनुपातिक परिवर्तन संबंधी धारणा अवास्तविक। फिशर के विचार में मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक परिवर्तन कीमत स्तर में प्रत्यक्ष समानुपाती परिवर्तन को जन्म देता है। मतलब अगर आप मुद्रा की मात्रा आधा करें तो मूल्य पर जो है जो सामान्य मूल्य स्तर है उस पे जो है प्रभाव पड़ेगा कि वो भी आधा रह जाएगा। ये ठीक ठीक समानुपाती है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं है, ना ऐसा होता है। आलोचक कहते हैं कि मौद्रिक इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जब मुद्रा के परिमाण तथा कीमत स्तर में परिवर्तन के मध्य आनुपातिक संबंध रहा हो। अपितु व्यवहार में तो यह देखा गया है कि मुद्रा की मात्रा में मामूली वृद्धि से ही कीमत स्तर में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। कभी कभी मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि का कीमत स्तर पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो इस आधार पर भी आलोचना हुई फिशर के सिद्धांत की। एक और आलोचना है कि समय विलंब की अवहेलना, टाइम लैग को बिल्कुल भी इन्होंने इग्नोर किया है। समझिएगा ज़रा इस चीज़ को कि मुद्रा की मात्रा में हुए परिवर्तन, चाहे कमी हो या बढ़ोतरी, इसका कीमत स्तर पर कितने समय बाद प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में मुद्रा के परिमाण में हुए परिवर्तनों का कीमत स्तर पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसमें कुछ समय लगता है। ये सिद्धांत इस बात को स्पष्ट ही नहीं करता कि टाइम लैग कितना होगा। आज हम मुद्रा की मात्रा अगर दुगुनी करें तो प्राइस भी आपका कहना है कि दुगुना होता है। सवाल यह है कि कब तक होगा। फिशर ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। छठा और एक पॉइंट है जिसके आधार पे इस सिद्धांत की आलोचना होती है, कीमत स्तर का निष्क्रिय तत्व न होना। हम सब जानते हैं कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो निष्क्रिय नहीं है, वो तमाम चीज़ों को प्रभावित करता है, वो एक सक्रिय तत्व है। लेकिन फिशर ने इसको स्थिर माना है और ये माना है कि यह अन्य सभी तत्व वेरिएबल्स जो हैं, जैसे कि मुद्रा की जो वास्तविक मात्रा है, जो साख मुद्रा की मात्रा है, चलन गतियाँ हैं वास्तविक मुद्रा की या साख मुद्रा की, यहाँ तक कि ट्रांजैक्शंस, इन्होंने माना कि इन पांचों वेरिएबल्स पे कीमत स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो सामान्य कीमत स्तर है, यानी कि वस्तुओं के जनरल प्राइस लेवल में होने वाले परिवर्तन, इन सारी चीज़ों में भी चेंजेस डालते हैं। आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सरकार जब कभी भी महंगाई को नियंत्रित करना चाहती है, अब महंगाई क्या है, महंगाई बढ़ा हुआ प्राइस ही तो है, जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ा होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार मुद्रा की मात्रा को कम करती है ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि प्राइस का कोई असर ही नहीं होगा, तो ये आंख बंद करके ये मान लेना है बिल्ली के जैसा कि अंधेरा हो गया। तो अवास्तविक मान्यताओं पर भी आधारित है ये। एक तो अवास्तविक मान्यता मैं आपको बता ही रहा था, कुछ और भी मान्यताएं हैं जो अवास्तविक हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे फिशर ये मानते हैं कि चलन मुद्रा में परिवर्तन होने से चलन गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में ऐसा नहीं है। चलन मुद्रा की जो मात्रा है, अगर वो घट जाए, ये तो अभी हमने सिद्धांत के तौर पे पढ़ा था, चलन मुद्रा की मात्रा जो है अगर बढ़ जाए तो चलन गति घट जाती है। अगर चलन मुद्रा की मात्रा घट जाए, बहुत घट जाए, तो चलन गति बढ़ जाती है। इन्होंने ऐसा नहीं माना है, जो कि गलत है। दूसरा, सिद्धांत की यह मान्यता भी दोषपूर्ण है कि साख मुद्रा की चलन गति भी स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में चलन गतियाँ, चाहे साख मुद्रा हो चाहे वास्तविक मुद्रा हो, चलन गति घटती बढ़ती रहती है। फिशर के कुछ और भी मान्यताएं हैं जिनका जिक्र कर देते हैं फटाफट। फिशर की यह मान्यता भी पूरी तरह से अव्यावहारिक है कि देश में व्यापार या सौदों की मात्रा स्थिर रहती है। ये तो असंभव जैसा तथ्य है। क्या कभी ये संभव है कि देश में जो भी व्यापार हो रहे हों, जो भी लेन देन हो रहे हों, क्या वो स्थिर रहेंगे? वो तो निरंतर घटते बढ़ते हैं, हर साल घट बढ़ जाते हैं। तो ये भी मान्यता अवास्तविक है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, लोगों की उपभोग आदतें, इन सभी में परिवर्तन जब होते हैं तो ट्रांजैक्शंस का कम ज़्यादा होना स्वाभाविक है। एक और धारणा फिशर की जिस पे ध्यान दीजिएगा, चलन मुद्रा साख मुद्रा का अनुपात स्थिर रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। चलन मुद्रा यानी कि देश में नोट और सिक्के, इनकी उपलब्धता, और साख मुद्रा यानी कि नोट। साख मुद्रा अर्थात बिल, ड्राफ्ट, चेक। अब आप ये समझ लीजिए कि बिल, ड्राफ्ट और चेक जो होते हैं,
क्या ऐसा होता है कि अगर 1 साल पहले या 1 महीने पहले जितनी मात्रा इनकी यूज़ होती थी, 1.5 महीने बाद उतनी ही यूज़ होगी? ऐसा नहीं होता ना, तो इनकी भी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। चरों का स्वतंत्र ना होना। अब एक आलोचना का और आधार है, फिशर का यह मानना गलत है कि समीकरण के विभिन्न चर जैसे कि m डैश b डैश t एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समीकरण के तत्वों को मापना अत्यंत कठिन है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है, इसमें जो भी समीकरण इन्होंने दिए हैं उनको हम मान लें एक अलग बात है, लेकिन उनको माप लेना और उनकी रियल स्थिति क्या है ये जान लेना बहुत कठिन है। एग्जाम्पल के तौर पे नकद मुद्रा, तो सही मुद्रा अगर नकदी कितनी है, नोट और सिक्के, इसकी सही गणना के लिए संचित मुद्रा की मात्रा जानना आवश्यक है। संचित मुद्रा वह जो लोगों की तिजोरी में, लोगों के बक्सों में या ज़मीन में, मिट्टी में गाड़ करके रखी जाती है, क्योंकि सरकार ने मान लिया नोट छापे 1000 समझने के लिए केवल, और कुछ लोगों ने 200 नोट जो है वो अपनी तिजोरी में रख रखे हैं। ABCD तमाम नाम के लोग, ABCD कोई भी नाम हो, 200 नोट तो तिजोरी में रखे हैं, तो प्रचलन में कितना रह गया? 800 केवल। अब सवाल यह है कि तिजोरी में 200 रखे हैं या 2000 या कितने, ये कैसे जान पाओगे, है ना? काला धन भी एक बड़ी समस्या है। तो इस तरह से नकद मुद्रा की मात्रा तय करना बहुत कठिन है, पहली बात। दूसरी बात, चलन गति। मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय में कितने व्यक्तियों के उपयोग में आती है, यह पता लगाना बहुत कठिन है। चलन गति, चाहे वो वास्तविक मुद्रा की हो या साख मुद्रा की, इनका सही अनुमान लगाया जाना बहुत कठिन है। साख मुद्रा का भी सही अनुमान लगाया नहीं जा सकता। सौदों की ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है किसी अर्थव्यवस्था में, सौदों की मात्रा क्या है, क्रय विक्रय, इसका सही अनुमान लगाना किसी अर्थव्यवस्था में क्या ये आसान कार्य है? तो ये समस्त तत्वों को मापना बहुत कठिन है। एक आलोचना का आधार ये भी है, वस्तुओं के चलन वेग की अवहेलना। आजकल उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच अनेक मध्यस्थ होते हैं। वस्तुओं का कई बार क्रय विक्रय होता है, तब कहीं जाकर वह अंतिम उपभोक्ता के उपभोग के लिए उस तक पहुंच पाती है। वस्तुओं के इस चलन गति पर इस सिद्धांत, वस्तुओं की जो चलन गति है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ब्याज दर के प्रभाव की उपेक्षा की गई है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन ब्याज दर को प्रभावित करता है। ब्याज दर में होने वाला परिवर्तन कीमत स्तर को, मुद्रा के इस परिमाण सिद्धांत में इसकी बिल्कुल अवहेलना की गई है। एक और शब्द आ रहा है जिसको ध्यान से सुन लीजिएगा, व्यापार चक्रों के कीमत स्तर पर प्रभाव की उपेक्षा। किसी देश में कीमत स्तर में परिवर्तन केवल मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के कारण नहीं होते, बल्कि व्यापार चक्र जैसे कि तेजी और मंदी। तेजी वो है जहाँ पे बिजनेस बहुत तेज़ी से होने लगता है, जहाँ पे वस्तुओं के मूल्य जनरली बढ़ जाते हैं, उत्पादक और उत्साहित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लोगों की आय बढ़ती है, बढ़ी हुई आय से लोग ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करते हैं, उत्पादन और बढ़ता चला जाता है, ये तेज़ी कहलाता है। मंदी काल इसका ठीक विपरीत है, लोगों की आय कम होती है, लोग डिमांड कम कर देते हैं, घटी हुई डिमांड से हतोत्साहित होकर के उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन कम करते हैं, रोज़गार में कमी हो जाती है, लोगों की इनकम और घटती है, जिससे मांग और घटती है, और इस तरह से मंदी काल आता चला जाता है। ये तेजी मंदी काल दोनों को एक साथ जब हम देखते हैं तो इसे व्यापार चक्र कहा जाता है। कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं बिल्कुल भी। मंदी काल में मुद्रा की मात्रा में कमी हुए बिना भी कीमत स्तर में कमी होती है। तेजी काल में मुद्रा की मात्रा एज इट इज़ रहे फिर भी कीमत स्तर बढ़ता चला जाता है। इसका कारण यह है कि मंदी के दिनों में मुद्रा की चलन गति कम होती है, जबकि तेजी काल में यह गति बढ़ जाती है। कीमत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की उपेक्षा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक युग में किसी भी देश के कीमत स्तर पर अन्य देशों के कीमत स्तर का प्रभाव अवश्य पड़ता है, किंतु यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि देश का अन्य देशों के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं है। वर्तमान समय में ऐसी मान्यता एकदम अव्यावहारिक है। किसी भी देश की कीमत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंदी या तेजी का प्रभाव अवश्य पड़ता है। एक बात और आती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वो तो है ही, अमौद्रिक तत्व तमाम होते हैं, वह भी प्रभाव डालते हैं। अभी अमौद्रिक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे युद्ध, अकाल, बाढ़, अशांति, राजनीतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, ये सब कीमत स्तर पर प्रभाव डालते हैं। केवल स्थैतिक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है। ये जो सिद्धांत है ये केवल उसी अर्थव्यवस्था पर लागू है जो पूरी तरह से स्थिर है, जहाँ अन्य बातें समान रहती हों, ये नियम लागू हो जाए। वास्तव में वर्तमान जो समय है ये एक प्रावैगिक यानी डायनामिक और निरंतर गतिशील अर्थव्यवस्था है। इसमें जनता की आदतें, रुचियाँ, मुद्रा की चलन गति, सरकारी नीतियाँ, निवेश, बचत, मूल्य सब कुछ घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मुद्रा का मूल्य
कुल आय का परिणाम और मुद्रा की मात्रा का नहीं। मुद्रा का जो मूल्य है वो कुल आय का परिणाम है, ये मुद्रा की मात्रा का नहीं है। यानी कि कुछ अर्थशास्त्री जो हैं वो ये कहते हैं कि मुद्रा का जो मूल्य होता है वो लोगों की आय कितनी है, लोगों की जो कुल आय है तथा जो कुल व्यय है, कुल व्यय यानी उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को। जैसे आप मकान खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और अगर आप उसे ब्रेड पे या दूध पे खर्च करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इन दोनों का योग उपभोग या कुल व्यय कहलाता है। कुल आय और कुल व्यय जो होता है उसके द्वारा मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है, ऐसा मानते हैं कुछ अर्थशास्त्री, जिसमें क्राउथर आते हैं और भी तमाम लोग। क्राउथर क्या कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य वास्तव में आय के जोड़ का परिणाम है, न कि मुद्रा की पूर्ति का। अतः हमें कुल आय में होने वाले उतार चढ़ाव के कारणों की खोज करनी चाहिए। एक फिशर के सिद्धांत में एक उल्टी तर्क विधि लगाई गई है। मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को प्रभावित करती है, यानी कि मुद्रा की मात्रा कारण है, कीमत स्तर परिणाम, ऐसा मानते हैं फिशर। लेकिन आलोचक कहते हैं कि कीमत स्तर में परिवर्तन स्वतंत्र रूप से होते हैं जो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन को जन्म देते हैं। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर महंगाई हो जाए तो सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए मुद्रा की मात्रा में कटौती करती है। अगर मंदी आ जाए तो सरकार नए नए नोट इशू करती है ताकि लोगों के पास पैसा पहुँचे। तो ये तो रियल में दिखता है ना। तो इनका सिद्धांत जो है वो उल्टी तर्क विधि स्थापित करता है। एक और बात आती है कि ये समीकरण असंगत है। प्रोफेसर हाम ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को असंगत माना है। वे कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा स्टॉक होने के कारण स्थैतिक अवधारणा है, जिसका संबंध समय बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम से है। चलन गति एक प्रवाह या गत्यात्मक धारणा है, इसका संबंध समय अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम से है। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जहाँ पे परिवर्तन हो रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर स्थिर होता है। जैसे बैलेंस शीट आप लोगों ने पढ़ी है, बैलेंस शीट अभी शायद नहीं पढ़ी है। बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जनरली, कि पॉइंट ऑफ टाइम मींस जैसे 31 दिसंबर या 31 मार्च। 31 मार्च को आप किसी भी कंपनी की संपत्तियां कितनी हैं और उसके दायित्व कितने हैं, जब आप इनका निर्धारण करते हैं तो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और साल भर के लिए उसका लाभ या हानि कितनी है निर्धारित करते हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, साल भर के लिए। ठीक, तो असंगत समीकरण है ये। बेसिकली ये कहती है, ये मानती है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पर आधारित है। ये मानती है कि सारी चीज़ें स्थिर हैं बिल्कुल, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ठीक है, मुद्रा की मात्रा, चलन गति, इन दो असमान तत्वों की एक साथ गुणा करना तकनीकी दृष्टि से असंगत ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुद्रा की मात्रा आपने स्थिर मान लिया, जबकि चलन गति अपने आप में स्थिर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक, केवल नकद सौदों का मापक है। किन्स के विचार में मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की क्रय शक्ति को मापने के स्थान पर केवल नकद व्यवसाय का माप करता है। अनेक सौदे साख वस्तु विनिमय के आधार पर होते हैं जो कि व्यापार की मात्रा यानी ट्रांजैक्शन में शामिल ही नहीं होते हैं। तो अब बात आती है कि अगर फिशर का ये परिमाण सिद्धांत इतना ही गलत है तो फिर ये क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों प्रचलन में है? क्योंकि ये तो आपको इसकी कमियां बताई गई हैं, इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं जो आपने इससे पहले पढ़ी थी। इस सिद्धांत में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और वो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यह सिद्धांत अत्यंत सरल है समझना, इसकी अवधारणा अत्यंत सरल है। ठीक है, और इसीलिए इसका उपयोग सरल है। ठीक, अब हम जानते हैं इसकी कुछ कमियां थीं। जो ये कमियां थीं, इन कमियों को दूर करने के लिए इंग्लैंड के कुछ अर्थशास्त्री थे जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से थे। उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, मुद्रा की मूल्य की पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होने वाला। क्योंकि इस सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आया कि इन्होंने मुद्रा की मांग को भी शामिल कर लिया। इस तरह से फिशर के सिद्धांत का एक विकल्प के तौर पे आया। ये क्या है इसे हम जानेंगे कल। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें पूरा, और बार बार देखें। अगर कोई बात ना समझ में आए, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कृपया पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप दूसरे माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।